हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत के जाने माने चित्रकार राम कुमार को। राम कुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 को हुआ और मृत्यु 14 अप्रैल 2018 को। स्टूडेंट्स, समकालीन भारतीय कला में राजकुमार का कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्त और अमूर्त दोनों पद्धतियों में कलाकार ने जो कृतियां रची वे एक तरफ तो कला को नया मुहावरा देती हैं तो दूसरी तरफ कला के समकालीन संदर्भों को नया अर्थ देती हैं। चाहे रंगों का प्रयोग हो, चाहे तुलिका घातों का चमत्कारिक आवेग हो या चाहे चित्रांकन की व्यंजकता हो, रामकुमार की कला अपने सीधे अर्थों में समकालीन कला का महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे गुजरे बिना हम समकालीन भारतीय कला के पूरे परिदृश्य से परिचित नहीं हो सकते। यह संयोग ही है कि रामकुमार के चित्रों के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार भी हैं। उनकी अनेक कहानियां हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में शुमार होती है। रामकुमार का जन्म शिमला में 1924 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाने में लगे रामकुमार का रुझान चित्रकला में बचपन से ही था। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, अनेक बाधाएं पार की। उनके जीवन में तब एक नई उमंग आई जब 1950 से 1952 तक पेरिस में चित्रकला के अध्ययन का अवसर मिला। वहां उन्होंने विख्यात कलाकारों आंद्रे लोहेत तथा फेर्नांड लेजे के अधीन चित्रकला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1970 में उन्हें JRD बर्ड फेलोशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। एक कलाकार के रूप में इन कई वर्षों में रामकुमार ने लगातार संघर्ष किया, नए नए प्रयोग किए और कला के नए पाठों से परिचय प्राप्त किया। अपने स्वभाव से शांतचित्त और सौम्य रहने वाले रामकुमार को ऐसे अनेक अवसरों पर गहरा दुख भी हुआ जब उनसे कनिष्ठ लोगों को महत्व मिलना शुरू हुआ, पर इससे बेखबर रहते हुए उन्होंने अपनी कला यात्रा जारी रखी। पूरी निष्ठा से काम चलता रहा और एक समय ऐसा भी आ गया जब वे कला के शीर्ष पर पहुँचे, कला जगत में एक उदाहरण बने और भारतीय कला में अपना एक अध्याय जोड़ने में सफलता पा सके। रामकुमार के जीवन में 1960 का समय ऐसा रहा जब वे लेखन और कला सृजन के द्वैत में रहे। बाद में धीरे धीरे यह द्वैत समाप्त हुआ और दोनों ही स्तरों पर वे कार्य में लगे रहे थे। जहां पाकिस्तान के विस्थापित शरणार्थी भी बड़ी संख्या में रह रहे थे, विभाजन के इस मर्मांतक त्रासदी को उन्होंने बहुत महसूस किया तथा अपना पहला उपन्यास घर बने घर लिखा। अपनी कला में भी उन स्थितियों को दर्शाने की चेष्टा की तब उनकी कला आकृति मूलक ही होती थी। उस दौर की कला का जायजा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि रामकुमार की कहानियों और उपन्यासों के चरित्र उनकी कला में आते थे। अपने समय की मार झेलते चरित्र दुख और अवसाद और निराशा में डूबते दिखाई देते हैं, जिनके सामने अब कोई सपना नहीं बचा। परिवार, दो बहनें, स्त्री, सपना, शहर और अलविदा अतीत जैसी आकृति मूलक कृतियों को विभाजन की त्रासदी से ही जोड़कर देखा जा सकता है। अपने उपन्यास, कहानियों और चित्रकृतियों में रामकुमार 20वीं सदी की उस भयावह त्रासदी से जूझ रहे थे जिसने लाखों जानें ली, लाखों घर उजाड़े, धर्म की चिंधियां बिखरी। गौर से देखने पर इन कृतियों में एक गहरी कथा भी तैरती नजर आती थी, जो कहीं गहरे उस भयावह अतीत में ले जाती है जहां सआदत हसन मंटो
और राजेंद्र सिंह बेदीसरी के कथाकारों की कहानियों में मिलती हैं। उस दौर की कथा रचनाओं में भी रामकुमार इसी त्रासदी को रूपायित कर रहे थे। रामकुमार की अमूर्तता और लौटना और रामकुमार का अमूर्तता की ओर लौटना और भूत दृश्यों को चित्रित करना भी इसी घटना के कारण हो ऐसा नहीं है। शिमला जैसे पर्वतीय नगर में उनका जन्म हुआ। बचपन खूबसूरत वादियों में बीता। प्रकृति के मनोरम दृश्य का अक्स उनकी स्मृति में ऐसा उतरा कि वह अनेक कलाकारों का स्थायी भाव बन गया। उनके लेखन में भी प्रकृति के उपादानों का वैसा ही चित्रण है जैसा कि उनकी कलाकृति में। जब वे किशोरावस्था में 7वीं कक्षा के छात्र थे तो ड्राइंग टीचर ने उन्हें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया था। अपने साहित्यिक संस्कारों के कारण ही जब वे पेरिस में कला शिक्षा ले रहे थे, प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवियों आरांगा तथा एलियार के संपर्क में भी आए और उनसे कविता का सूक्ष्म बिंबात्मकता की प्रेरणा पाई। वस्तुतः रामकुमार के सृजन में साहित्य एक ऐसी भूमिका के रूप में आ रहा है जो लेखन को तो आधार देता ही रहा है, कला को भी अपने समय में संवाद करने को प्रेरित करता रहा है। आकृति मूलकता में तो साहित्य एक आख्यान के रूप में अपनी जातीय संवेदना के साथ उपस्थित रहा, पर अमूर्तन में रचे भूदृश्यों में भी वह एक सांस्कृतिक विमर्श की पीठिका तैयार करता रहा। इस सूत्र के सहारे देखें तो रामकुमार की बनारस श्रृंखला की कृतियों में भी गहरी दार्शनिकता के साक्षात्कार होते हैं। यह दर्शन कला में जहाँ आकृति मूलकता से मुक्ति का उद्घोष करता है, वही जीवन के कल्मशों से मुक्ति की घोषणा भी की है। वह आगे चलकर एक ठोस वास्तु आर्किटेक्चर में बदल गई। रामकुमार के तीसरे चरण की कृतियों में भवन, मकबरे आदि के शिल्प सहजता से उभरे लक्षित होते हैं, जो अमूर्तन में भी एक नए आस्वाद का सूचक है। ऐसी कृतियों में अनेक शीर्षकहीन काम शामिल हैं जो 1990 के बाद निर्मित हुए, पर सभी चरणों की कृतियों में रामकुमार का एकांत दृश्य में उभरता है। एक शून्य को रचती हुई कृति अपनी निस्तब्धता में शांति का विन्यास देती है। उनमें दर्शक अपने भीतर के एकांत को महसूस करता हुआ मौन से साक्षात्कार करता है। दूर दूर तक पसरी उदासी, शांति, सूनापन जैसे कलाकारों के वैयक्तिक जीवन को साक्षात करते हों, यह कहीं कलाकारों के भीतर का सन्नाटा भी है जो वितरागी है। कहते हैं कि रचना कलाकार के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। रामकुमार के व्यक्तित्व से उनकी कृतियों को चाहे प्रत्यक्ष न जोड़ा जा सके, पर यह स्पष्ट है कि इन कृतियों में प्रकृति, परिवेश और आज के समय के संताप की गहरी गूंज है। दूर तक पसरे पर्वत, विस्तार से में झांकती रेत, खिड़कियों से दिखती चोटियों और रेखाओं में उभरे गुंबद, मेहराब, इमारतें, मकबरे अपनी निर्जनता से बहुत कुछ कहते हैं। जैसे रामकुमार की खामोशी सब कुछ कहती चलती है। इस कलाकार में अपनी ही धुन है। जिस तरह कला को सिद्धांत नहीं चलाया करते, उसी तरह रामकुमार के कलाकार को कला में आते जाते नारों की परवाह नहीं होती। वे अपनी ही मस्ती में बढ़े जाते हैं। जैसे कहानियों और उपन्यासों के उनके चरित्र बढ़ते जाते हैं, सारी बाधाएं तोड़कर सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं। मनुष्य के दुख दर्द को भी वे उसी परिधि में चित्रित करते रहे। शांत,
सादा, धूसर और सहज रंगों में उनका कलाकार मनुष्य की वेदनाओं को रूपायित करता है। वे चाहते तो विद्रोह की ज्वाला अपनी कृतियों में भड़का सकते थे। दहकते रंगों के विकल्प उनके पास थे, पर वे चेतना को शांत कर मनुष्य की अनुभूति से साझा करने वाले कलाकार हैं। उन्हें यही भूमिका महत्वपूर्ण और काम्य लगी। उनकी शुरुआती कृतियों में टूटा आदमी दिखाई देता है। वह बिखरा हुआ भी है। हर तरफ से उसे ना उम्मीद मिलती है, पर ऐसा नहीं कि वह हार गया है। उसमें लड़ने और जीत पाने का जज्बा कायम है। वह औरों पर दया दिखाता है। उसमें जबरदस्त करुणा का आवेग है। ऐसा मनुष्य बेबस दिखाई देता है, पर उस बेबसी में भी वह जीत के प्रति आश्वस्त होता है। रामकुमार ने विभाजन से विस्थापित हुए लोगों को तकलीफ़ों के साथ साथ देश भर में व्याप्त गरीबी को भी लक्षित किया है और उसमें इंसानी जज्बे की तासीर देखी है। अपनी सोच में जनाकांक्षा की कला को निर्मित करते रामकुमार ने वह कर दिखाया जो प्रगतिशील और प्रतिबद्धता का लबादा ओढ़े हुए कलाकार ने नहीं किया। ऐसा करते हुए वह समकालीन कला का एक व्याकरण रच रहे थे। वे बता रहे थे कि कला अपने जातीय स्वरूप में समाज सापेक्ष ही दुआ करती है। इस पूरी प्रक्रिया में साहित्य उनका संबल बना रहा, जो लगातार उन्हें अपने समय से मुठभेड़ करने को प्रेरित करता रहा। जो लोग रामकुमार को केवल अमूर्तन में देखने में के आदी हैं और उनकी सामाजिकता का परीक्षण नहीं करते, वह वस्तुतः अपने को तो ठगते हैं। रामकुमार की कला के साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं। यह कला केवल कला के सैद्धांतिक प्रतिमानों और रैखिक मानदंडों पर नहीं आंकी जा सकती। इसके अमूर्तन का भी अपना एक शास्त्र है जो सामाजिक परिवर्तनों में घटित होता है। यह निष्पत्ति जो कला भावक नहीं जान पाता उसे रामकुमार की कला को समझना आसान भी नहीं होगा। कुछ आलोचक उनको 1953 से 1959-60 तक की कृतियों में व्यक्ति के अकेलेपन की खोज को लक्षित करते हैं। एक सीमा तक यह उचित भी जान पड़ता है, क्योंकि इस दौर की कृतियों में आकृतियाँ कुछ खोजती सी जान पड़ती हैं। लगता है जैसे वह अपने में सिमट गई हों। कुछ है जो खाली हो गया है और वह उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह वह दौर है जब पूरी दुनिया में मानवीय संत्रास चरम पर था। भारत तो विभाजन की त्रासदी झेल रहा था, पर पूरा विश्व परमाणिक विभीषिका की आग में जल रहा था। आज गुजर जाए, कल उम्मीद पर प्रश्न टंगा था। ऐसे ही समय में हिंदी कवि धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा था। उसमें कृष्ण की कायरतापूर्ण मृत्यु को लक्ष्य कर मानव भविष्य की चिंता में भारती ने लिखा था, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंध युग में मानव भविष्य की। प्रभु के कायर मरण के बाद श्रद्धा का लोप था। श्रद्धा गई तो मनुष्य के भविष्य का क्या होगा। रामकुमार के इस दौर की कृतियाँ श्रद्धा की खोज का भी यत्न है। भारती की पंक्तियाँ चित्कार करती हैं, पर रामकुमार की कृतियाँ गहरी खामोशी में उम्मीद और आसरा बनाए रखती हैं। सूजा, आरा जैसे अन्य प्रगतिशील कलाकारों की तरह निराशा रामकुमार के यहाँ नहीं है भी नहीं तो उसमें उम्मीद की कौंध है। अपने पर भरोसा है और कदाचित लुप्त हो रही श्रद्धा की खोज। उन मनुष्यों की खोज भी जो अपने से बेगाने होते जा रहे हैं। आगे की कृतियों में रामकुमार वेदनाग्रस्त कृतियों को छोड़कर उजाड़ वन
प्रांतरों को उठाते हैं। पर यह विषय भी अमूर्तता के बावजूद कलाकार के पहले वाले विमर्श को ही संप्रेषित करता है। यह आश्चर्य में डालने वाला तथ्य है कि चाहे रामकुमार की कला में कोई भी चरण क्यों न आया हो, उसमें परिवर्तन क्यों न घटित हुए हैं, सब चरणों में कलाकार की खोज श्रद्धा की ही हो रही है। ऐसी कला वह कलाकार ही दे पाता है जो अपने को कृति में विलीन कर देता है। रामकुमार ने अपनी कला में निरंतर यही किया। रामकुमार की कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियों में प्रकाश पर छाया के बीच नदी, खंडहर, स्मृति में प्रतिबिंब, घर, घाट, वसंत, श्रद्धांजलि आदि की गणना होती है, जो उनके कुल शीर्षकों के भूदृश्यों के अतिरिक्त है। अनटाइटल, इसमें रामकुमार ने ब्लैक और ब्लू स्काटलेट कलर का यूज़ किया है। बनारस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रामकुमार ने बनारस के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स अनटाइटल बनाई हैं। ये देखिए, द नाइट सो वाइट, अनटाइटल मिक्स मीडिया, दो आंकड़े। रामकुमार की कुछ फेमस पेंटिंग्स मैंने बताई। इसके अलावा भी रामकुमार ने बहुत सारी सीरीज बनाई है जो अनटाइटल के नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू सो मच।